नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज जब पूरे देश में चर्चा धर्म और परिवर्तन पर हो रही है, इस बीच शिक्षण के धर्म पर चर्चा के लिए मैं आपके बीच हूं। आज हमारा सवाल प्रदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़ा होगा। मसला होगा कुलपतियों की नियुक्ति का, छात्रों के भविष्य का और उच्च शिक्षा के स्तर का। आखिर आज की सूरत में क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज की तुलना नालंदा और तक्षशिला से नहीं होती है? क्यों सर आशुतोष मुखर्जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीआर रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी उदालियार जैसे वाइस चांसलर ढूंढने पर नहीं मिलते? सर्च कमेटियां कुलपति तो ढूंढ कर लाती है, लेकिन उनका आधार मेरिट से कहीं ज्यादा राजनीति, जाति, समुदाय पर टिका होता है। क्यों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर बिना सरकारी दखल के हमारे शिक्षाविदों का चुनाव नहीं किया जाता? क्यों देश के 171 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 1/3 में कुलपति बिना पीएचडी की डिग्री के होते हैं, जो आने वाले कल की तकदीर पर दस्तखत करते हैं? सब मसलों पर बात होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी सिंडिकेट सदस्य जेपी सिंघल जी हमारे साथ हैं और एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर पीएल चतुर्वेदी जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों की हालात सुधारने के लिए अक्सर बात होती आई है, पर राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर पिछली गहलोत सरकार के समय खुली यूनिवर्सिटीज की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक स्वरूप पर तीखा हमला कर रहा है, जिससे इनकी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत की 171 सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1/3 कुलपतियों के पास पीएचडी डिग्री नहीं है। यहाँ तक कि कई के पास तो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है। साल 1964 में कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि सामान्य तौर पर कुलपति एक जाना माना शिक्षाविद या प्रतिष्ठित अध्येता होगा। अगर कहीं अपवाद की जरूरत भी पड़ती है तो इस मौके का इस्तेमाल उन लोगों को पद बांटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आज इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि इस रिपोर्ट के आने के 5 दशक के बाद भी अधिकतर उन्हीं लोगों को विश्वविद्यालयों में ऊंचे पदों के लिए चुना जा रहा है जिनके तार शिक्षा माफिया से जुड़े हुए हैं। सच ये है कि तथाकथित सर्च कमेटियों के अस्तित्व में होने के बाद भी अधिकतर कुलपतियों के चयन का आधार मेरिट पर न होकर राजनीतिक पहुंच, जाति या समुदाय का हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुलपतियों की नियुक्ति सत्ताधारी दलों के राजनीतिक हितों को साधने के लिए की जाती है। अब सवाल यह है कि शिक्षा के इन शीर्ष स्थानों पर वरिष्ठ शिक्षाविदों का न होकर प्रशासनिक अधिकारियों का होना यहाँ के शिक्षण क्रम और शोध को क्या बुरी तरह प्रभावित नहीं कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि शिक्षाविद कुलपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राजभवन स्थायी कुलपति को लाने की मजबूत पहल क्यों नहीं करते? प्रदेश में कुलपति की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। ऐसे में राजभवन और सरकार दोनों को ही जब कुलपति के कार्यकाल के समाप्त होने की जानकारी होती है, तब राजभवन और सरकार नए कुलपति की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों लगा देते हैं? क्यों विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद का कार्यवाहक दायित्व संभागीय आयुक्त को सौंप दिया जाता है? इस सवाल का रास्ता निकाले बिना व्यवस्थाओं को सुधारने की बात करना फिजूल ही लगता है। जेपी सिंघल साहब, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होकर ये जानना चाहूंगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ताजा हालात, क्या शिक्षा का स्तर आप नहीं मानते कि बीते 2 दशक से तुलना की जाए तो काफी गिर चुका है? जो हालात है, नए कोर्सेज की बात हो या फिर नियुक्तियों की जहां तक बात हो, तुलना नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पुराने समय से अगर तुलना की जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और जो नवाचार होना चाहिए शिक्षा में, जो एक उत्कृष्टता होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय को एक उत्कृष्टता का सेंटर माना जाता है, उसमें काफ़ी कुछ कमी देखने को मिली है। और उसका जो बेहद महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि सरकारों ने, विशेष रूप से पिछले 5 साल में अगर हम देखते हैं तो सरकार ने बहुत सारे जो काम करने चाहिए थे शिक्षा के क्षेत्र में या पिछले समय में जो करने चाहिए थे उनको ध्यान नहीं दिया और अपने बल भरोसे ही इस प्रकार के विश्वविद्यालय चलने लगे।
और जो राजस्थान विश्वविद्यालय देश के बहुत सर्वमान्य विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जा सकता था, एक्सलेंट माना जाता था, अब वो केवल पोटेंशियल टू एक्सलेंट विश्वविद्यालय रह गए। एक बड़ी बात यह है कि सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर आज के हालात की बात की जाए, उसके लिए जिम्मेदार सिंडिकेट को माना जाता है। कहा जाता है कि कुलपति को परेशान करके अगर किसी ने विदा किया तो उसके लिए सिंडिकेट जिम्मेदार है। नहीं, ये जो बात कही जाती है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये कहना कि सिंडिकेट के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया और जैसा आप कह रहे हैं कि सिंडिकेट ने उसको भगा दिया, ऐसी नहीं है। क्योंकि सिंडिकेट इस काम के लिए बनी है कि जो भी नियम हैं उन नियमों की पूरी तरीके से पालना की जानी चाहिए। कोई भी विश्वविद्यालय का कुलपति उन नियमों की अवहेलना करेगा तो सिंडिकेट में जो भी माननीय सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार के नियमों की पालना करे। और अगर मान लीजिए कोई कुलपति इस प्रकार के नियमों की पालना नहीं करता, अवहेलना करता है, बार बार कहने के बावजूद भी, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी, तो निश्चित तौर से सिंडिकेट के सदस्यों का ये जिम्मेदारी आप मानते हैं सिंडिकेट ने कुलपति पद के पर बैठे एक शख्स पर सवाल खड़े किए थे क्योंकि उनके करियर पर दाग थे? कैरियर पर दाग थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिंडिकेट की तरफ से लगे? भ्रष्टाचार के आरोप सिंडिकेट की तरफ से नहीं, सिंडिकेट में तो ये लोग पहले से लगे हुए थे कि जिस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने चयन की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया वो तमाम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वो ट्रांसपेरेंट ना रह करके केवल कुछ सीमाओं में बांधने का प्रयत्न उन्होंने किया। और उसका कारण है, अगर आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग पढ़ने वाले जो विद्यार्थी कहे जा सकते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान इस प्रकार की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत देखा गया। क्या उनका चयन ठीक था? किनका चयन? देवस्वरूप जी का। हाँ, उनका चयन भी ठीक नहीं था, क्योंकि निश्चित तौर से यह कहा जाता है कि कम से कम जो वाइस चांसलर है वो शिक्षाविद होना चाहिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और देवस्वरूप जी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। एक जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में यूजीसी में वो काम कर रहे थे और इसीलिए ये कहा जाए ना कि वो केवल एक राजनीतिक सुनील जी, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं इससे जरूर आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगा। इससे पहले मैं ज्ञानदेव जी आपके पास आता हूं। आपकी सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को संवारने की बात करती है। जब कल्याण सिंह जी राजस्थान में आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत तमाम यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को पत्र लिखते हैं, कहते हैं दीक्षांत समारोह होना चाहिए, कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर ठोस बात रखते हैं। लेकिन क्या कारण है कि राजभवन को भी सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा? सर्च कमेटी बनी है तो उनको कुलपति नहीं मिल रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से नया कुलपति तलाशे बिना कुलपति को हटा दिया जाता है। देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो संस्कारों का है और संस्कारों में विद्वता, पांडित्य और शिक्षाविद का होना ज़रूरी है। उसमें मैं राजनीति में रहते हुए भी मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि राजनीति का इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जाति और क्षेत्र और धर्म का और भाषा का तो कोई इसमें हस्तक्षेप का कारण नहीं। अब जहाँ तक राजभवन और राजभवन में हस्तक्षेप की बात नहीं है, राजभवन को कॉपरेशन भी देते हैं। और मैं एक खुद सिंडिकेट मेंबर हूँ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का। मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है कि वीसी जिनको बनाया गया है और पिछले कांग्रेस शासन के समय से अब जाति विशेष का ध्यान रखा गया, क्या कारण रखा गया व्यक्तिगत नाम लेके मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा। लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार शिक्षा के बारे में बहुत जागरूक है, बहुत सजग है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी और बाकी भी शिक्षा से जुड़े हुए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले पूरा शिक्षा का क्षेत्र उनके पास ही था, सारे मंत्रालय। अब सिर्फ उच्च शिक्षा है माननीय कालीचरण जी सर आपके पास में, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय के बारे में भी, बाकी भी। और जहाँ तक दुनिया के, विश्व के, पूरे वर्ल्ड के 100 विश्वविद्यालयों में भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान के विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, राजस्थान के गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या प्राइवेट, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, पूरे देश के किसी विश्वविद्यालय। कालीचरण जी से आपकी कब बात हुई थी? कालीचरण जी से मेरी बातचीत जब ये मंत्रालय के ट्रांसफर चल रहे थे उस समय बात हुई। करीब मतलब 4 से 5 महीने पुरानी बात हो चुकी है। नहीं, 3 महीने पहले। 3 महीने में कालीचरण जी ने आपकी इस बात की सुनवाई नहीं की? कहीं कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई? आखिर कैसे मत्स्य विश्वविद्यालय के हालात सुधारे जाए? नहीं, उन्होंने पूरी सुनवाई की। मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए बजट भी आया, सुना, लेकिन काम नहीं हुआ। कैंपस का वहाँ निर्माण भी चालू होने की स्थिति में है। हम लोग वहाँ हल्दीना गाँव है उसके पास में, और पूरा उन्होंने सुनवाई की और उस संबंध में रजिस्ट्रार भी लगाया उन्होंने, वहाँ अकाउंट से संबंध लोग भी लगाए, OSD भी लगाए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान दिया है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा को शिक्षार्थी, शिक्षाविद और शिक्षक मिलकर के कोई नीति तय करें, उसमें राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मेरा सोच। ये तो आदर्श बात थी, लेकिन ऐसा होता है, ये भी आप मानते हैं? ऐसा होता है, ये भी मानने के लिए कोई मैं
सच को झूठ कहूँ ऐसा नहीं है, मानने के लिए तैयार हूँ, जी। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है उसका सोच संस्कारों से जुड़ा हुआ है, भारतीयता से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान हमारी पार्टी और हमारे जो जी सुनील जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। देश में अगर कहा जाए तो 5 दशक के करीब आपने राज किया, बल्कि ज्यादा किया, उसके बावजूद क्या कारण है कि शिक्षा के स्तर को गिराने में भी आप ही लोग जिम्मेदार रहे? नीतियां आपने बनाई, उन्हीं नीतियों का आपने विरोध किया। कोठारी आयोग का शुरुआत में मैंने जिक्र किया, वो आपके कार्यकाल के वक्त में बना, आपकी सरकार के वक्त में बना, और उसके नियम, सुझाए हुए नियमों को दरकिनार किया गया। उन उसूलों को अगर किसी ने खिलवाड़ के लिए रखा तो वो भी आप ही थे। देखिए अश्विनी, अगर इस पूरी बात को अगर आप वास्तव में एक एकेडमिक डिबेट या रियल सेंस में एक डिबेट बनाना चाहते हैं तो मेरे को थोड़ा समय आप अगर देंगे तो मैं इस बारे में बहुत डिटेल बात आपको मैं बता सकता हूँ। मैं बिल्कुल बारी बारी आऊंगा आपके पास, एक बार सबका सुझाव जानना जरूरी है। हायर एजुकेशन इन इंडिया को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं 1977 से पहले की हायर एजुकेशन, और दूसरा बांट सकते हैं 1977 के बाद की हायर एजुकेशन। अब आप ये पूछ सकते हैं मैंने 77 को ही एक पॉइंट क्यों बनाया जी। देखिए देश जब आजाद हुआ जिस साल 1947 के अंदर, उस टाइम उसके तत्काल बाद जो पूरी दुनिया देश भर में जो वाइस चांसलर लगाए गए, मैं उनके बारे में पहले तो कुछ बात निवेदन करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये बात पता लगेगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड था। उस साल जो वाइस चांसलर्स लगाए गए उनमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर लगाए गए विष्णु काणे, जो भारत रत्न जिनको मिला हिंदू धर्मशास्त्र के इतिहास को लिखने के लिए। उन्होंने, सच्ची बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर जितना बड़ा पांडुरंग वामन कांडे ने काम किया उतना बड़ा काम किसी ने भी नहीं किया। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उनको लगाया। बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आचार्य नरेंद्र देव को वाइस चांसलर लगाया गया। एएमयू के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइस चांसलर लगे। अब प्रश्न चतुर्वेदी जी आपके पास, बिल्कुल आप बताइएगा जो तथ्य है। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए जी, सुन रहे हैं। 1977 तक, अब राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की बात करें, 3 वाइस चांसलर उस जमाने प्रीडोमिनेंटली 3 लोगों ने काम किया। जीएस चटर्जी साहब ने काम किया, महाजनी साहब ने काम किया, चटर्जी साहब ने काम किया, और मोहन सिंह जी मेहता ने काम किया। और दोनों को 2 टर्म दिए गए, 6 साल, पूरे 18 साल इन लोगों को वाइस चांसलर रखा गया। अब प्रश्न है कि क्योंकि इस ढंग के हायर कैलिबर वाइस चांसलर रखे गए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर विधान चंद्र राय वाइस चांसलर थे। उससे पहले एक जमाने में आशुतोष मुखर्जी भी वहां पे वाइस चांसलर रह चुके थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पे वाइस चांसलर रह चुके थे। और स्पष्ट बताना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वाइस चांसलर जिस साल बनाए गए थे, उस साल बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। मैं 1935 की बात हो गया इसमें, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी सबकी राय जानना जरूरी है। 1977 के बाद क्या हुआ कि 1975 तक विपक्ष को किसी भी ढंग से कांग्रेस के मुकाबले में सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के टाइम के बाद पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों को अराजकता का अड्डा बनाने की चेष्टा की गई। मैं 77 के आपको 75-77 के बीच में समग्र क्रांति की बात चली, 74 से ही, तो उसका नतीजा निकला गुजरात विद्यापीठ को इन्होंने बिल्कुल ठप कर दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ठप कर दिया, पटना विश्वविद्यालय को ठप कर दिया, और तत्काल बाद 77 के अंदर जनता सरकार आई। जनता सरकार ने आते ही केवल और केवल अराजकतावादी या पुनरुत्थानवादी या उन लोगों को वाइस चांसलर बनाने का एक मुहिम चलाया जो संस्कारों के नाम पे, जो बाद में आप सुधार नहीं पाए, बाद में आपको कई मौके मिले। नहीं बाबू, पूरी बात बताऊंगा आपको। राजीव जी, मेरी बात सुनिए, सुधार नहीं पाए। देखिए आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था ना, संस्कारों का परिचय दीजिए, संस्कारों का परिचय दीजिए। देखिए जब मैं आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सुनील जी, हम बिल्कुल वक्त की हमारे साथ लगातार, क्योंकि हम सेगमेंट्स में बात करेंगे, तो एक बार छोटे में आप बताएं, फिर मैं दूसरे दौर में आपके पास लौटूंगा। तो प्रश्न एक है कि उसके बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन जो था पूरे विपक्ष के पास, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो समग्र क्रांति के रूप में बाहर आया, उसका नतीजा निकला कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा बनाने की चेष्टा की गई। और उसी के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर उच्च शिक्षा का उन्मूलन हुआ। उसके बाद किसी विश्वविद्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा वाइस चांसलर नहीं आया, उसके बाद किसी विश्वविद्यालय में अब मैं आपके पास वाइस चांसलर नहीं आया। चतुर्वेदी जी, बीच में अश्विनी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बातचीत कर रहे हैं कि इतने इतने बड़े बड़े लोग जो वाइस चांसलर्स बने, इनको शायद प्रक्रिया का पता होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का चयन कैसे किया जाता है। सिंपल है कि उसकी सर्च कमेटी बनती है, उसमें 4 लोग रहते हैं, सभी पूरे देश के जो विश्वविद्यालय उनका अलग अलग कानून है, पूरे देश का एक करीब एक ही कानून है। एक व्यक्ति होता है जो गवर्नर नियुक्त करता है, एक व्यक्ति यूजीसी नियुक्त करता है, एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या सिंडिकेट नियुक्त करती है, और एक व्यक्ति केवल सरकार नियुक्त करती है। और जो भी नियुक्ति की जाती है वो गवर्नर की इच्छा पर नियुक्त करती है। जैसे यहाँ है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, चांसलर shall appoint the vice chancellor in consultation with the government। जी, एडवाइस नहीं है,
केवल कंसल्टेशन है, सलाह नहीं है किसी तरह की, केवल परामर्श करेगा। मैं इस पर आगे जचेगा आऊंगा, तो बिल्कुल करेगा। सिंघल साहब मैं समझ गया। नहीं मैं चतुर्वेदी जी को पास जोड़ना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान स्वरूप को लेकर जितना अभी तक का फिल्ट्रेशन किया गया है, जो तस्वीर हमारे सामने आई है, उस पर पहले आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पहले तो प्रसन्नता व्यक्त करूं कि अभी जो विचार विमर्श के लिए आपने जिनको आमंत्रित किया है वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जी। मान्यवर ज्ञानदेव जी ने भी बहुत बढ़िया अपने पक्ष का जो प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से सुनील जी ने एक पक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन करना ये है कि इनमें से विशेष करके सुनील जी ने जो नाम लिए हैं, मैं उनको संकेत फिर दोबारा करना चाहूँगा कि उन नामों के अंतर्गत ये 1967 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता चले गए थे जी। और 67 से 75-77 तक कांग्रेस का ही शासन रहा और उस शासन काल में कांग्रेस के उस शासन का, मैं इस कारण से राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, हम राय जानना चाहते हैं। मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता इसे। जी। ये जो ह्रास वाली बात है उसको राजनीति के साथ जोड़ने का दुष्प्रयत्न न किया जाए। जी। यह हमारे सत्ताधीशों की मानसिकता मुख्य रूप से रही है। जी। मैं शिक्षाविद के नाते से यहाँ बैठा हूँ, इस कारण से निवेदन कर रहा हूँ कि यह हमारे केवल सत्ताधीशों की मानसिकता रही है, जिस मानसिकता के अंतर्गत 1967 के पश्चात जो सरकारें बनती चली गईं, जो मुख्यमंत्री बने, जिस प्रकार के लोग आते गए, उन्होंने उस प्रकार से कुलपति को अपना स्वयं का मनोनीत और उस प्रकार का व्यक्ति रखने का प्रयत्न शुरू किया। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों में अराजकता का वातावरण उसके पश्चात से ही शुरू हो गया। जी। मुझे अच्छी प्रकार से स्मरण है, मैं वहाँ उस समय सिंडिकेट का मेंबर भी था 1972 से 72, 73, 74, 75, 76 से इस सारे पीरियड में विश्वविद्यालयों का क्या माहौल किया गया है जी। और राजनीति के द्वारा उस समय की किया गया, और प्रभावी राजनीति कौन सी थी उसके दोबारा संकेत करने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहने का निवेदन यह है कि जो एक मुख्य विषय हमने लिया था, हम उस पर यदि केंद्रित करें तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम विश्वविद्यालय का जो कुलपति है जी। वह शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने वाला है। बिल्कुल। शैक्षिक के अंतर्गत उसका दायित्व शिक्षा में श्रेष्ठता लाना, जी। शोध में श्रेष्ठता लाना, किंतु साथ साथ उसको प्रशासन भी करना होता है। इस कारण से प्रशासनिक क्षमता भी उस प्रकार की चाहिए। बिल्कुल वाजिब है। वो प्रशासनिक क्षमता उस पर आएगी उसके स्वयं के अनुभव के आधार पर। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है, ऐसे लोग मिल नहीं पाते। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, मिल नहीं पाते नहीं है। आज भी देश के विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के व्यक्ति गए हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालयों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल चतुर्वेदी जी, बिल्कुल मैं आऊंगा। जी मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। लगातार मेरे पास ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, चर्चा को जारी रखेंगे। जयपुर से एलसी जैन साहब हमारे साथ बने हैं, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे जैन साहब बात होगी और जानने की कोशिश होगी कि फिर क्या कारण है। अगर योग्यता है, पैमाने पर खरा उतरा जा सकता है, तो क्यों समझौता होता है और क्यों यूनिवर्सिटीज में जो दायित्व जिससे निभाना चाहिए, कुलपति की बात हो रही है, तो नहीं मिल पाते। ब्रेक के बाद यूनिवर्सिटी को वीसी ही संभाल सकता है और हर जगह पे वीसी की ज़रूरत होती है। और क्योंकि है ना, वीसी एक ऐसी पोस्ट है जो राजनीतिक पोस्ट है, ये कभी खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे ना समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं, एडमिशन होते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां वीसी की होती है। हमारे विद्यालय में कुलपति न होने के कारण हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान करना पड़ता है खुद ही को ही। उसकी वजह से हमारे रिजल्ट भी बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पाते हैं और हमारे कुलपति का जो सीट है उसमें कोई ना कोई का होना ज़रूरी है। कुलपति होगा तो विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट बना रहेगा सबसे बड़ी। और जो आजकल कुलपति की जो पोस्ट है वो बिल्कुल खाली है और आजकल राजनीतिकरण से सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति कुलपति बनेगा
तो वो कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट को संभाल सकता है और जो विद्यार्थी उनका भविष्य बना सकता है। जी, इस चर्चा में आज हमारा सवाल है क्या कुलपति की नियुक्ति राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक होनी चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जयपुर से कॉलर एलसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब बताइए क्या कहना है आपका। हाँ पारिक साहब नमस्कार। मेरा जो है विचार ये है जी कि अगर जो है शिक्षा के क्षेत्र में है ना जी, तो शिक्षा के क्षेत्र के आदमी को ही लाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह हो क्या रहा है कि ये जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं कुलपति, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, तो ऐसी हालत में जो है वो खुद राष्ट्रपति जो है सत्ताधारी जो पार्टी पर निर्भर रहता है, तो जब खुद गुलाम हो तो खुद क्या अच्छा कर पाएगा। जैन साहब शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। सिंगल साहब मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा इस चर्चा में फिर से, और मैं ये जानना चाहूंगा जिस सर्च कमेटी का आपने जिक्र किया, उस सर्च कमेटी में आपने कहा एक सरकारी प्रतिनिधि होता है जिसका काम होता है सुझाव देना, लेकिन सच आप बताइए क्या सच में सरकारी प्रतिनिधि सुझाव तक सीमित होता है या फिर जो फैसला होता है उस सरकारी प्रतिनिधि के सुझाव पर तय होता है? नहीं, सरकारी प्रतिनिधि के सुझाव पर तय नहीं हो सकता, क्योंकि एक राज्यपाल महोदय आदर्श स्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्यतः नहीं हो पाता, सामान्यतः नहीं हो पाता, सामान्यतः नहीं हो पाता, क्योंकि चार लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, चार लोग अलग अलग तरह के लोग हैं। एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से आता है, एक गवर्नर साहब नियुक्त करते हैं, एक यूजीसी की तरफ से आता है, और उनमें एक जो चेयरमैन होता है वो सामान्यतः गवर्नर नियुक्त करता है, उनमें से होता है किसी न किसी व्यक्ति। सबके लोगों के देव स्वरूप जी का जिक्र कर लूं, आपने कहा सर्च कमेटी तो उनके लिए भी रही होगी, हाँ जी, लेकिन नियुक्ति में आपने खामी भी उन्हीं के लिए बताई, नहीं उसलिए तो फिर कहां से हुआ ये मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। राज्यपाल महोदय की तरफ से राज्यपाल महोदय अंतिम निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति को इनमें से पिकअप करना है। एक पैनल दिया जाता है 3 या 4 लोगों का, उन 3 और 4 लोगों में से एक व्यक्ति को राज्यपाल महोदय नियुक्त करने के लिए आदेश देते हैं। सरकार से उसके ऊपर कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, सरकार चाहे वो उनकी बात माने। ताजा हालात में हम देख सकते हैं जोधपुर और जयपुर दोनों जगहों पर ऐसी स्थिति आई कि कुलपति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विरोध हुआ, परीक्षा के परिणाम, नियुक्तियां, उन तक पर सवाल खड़े हुए। तो ये स्थिति ऐसी क्यों आ जाती है? इसलिए आ जाती है कि जो नियुक्ति की गई उस समय यह बात ध्यान नहीं रखी गई कि शिक्षा आवेदन है, जोधपुर के लिए नियुक्त किया गया, कोटा के लिए नियुक्त किया गया, जयपुर के लिए नियुक्त किया गया। चतुर्वेदी जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षाविद को ताक पर रख दिया जाता है? जो प्रथम पैमाना है, जो कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें पहला पैमाना यही था, लेकिन इसको ताक पर रख दिया जाता है। मेरा बिल्कुल कहना है, आप इस पर सही विषय पर आए हैं। वास्तव में शिक्षाविद का ही प्रभाव रहना चाहिए, और शिक्षाविद के अंतर्गत मैं आपको निवेदन करूं कि शिक्षा के साथ साथ शोध जुड़ा हुआ है, साथ साथ उसके स्वयं का अनुभव और एक दृष्टिकोण जी, जो व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, जिसे विजन कहते हैं अंग्रेजी में, उस प्रकार का विजन वाला व्यक्ति हो। इस दृष्टि से जब हम आकलन करते हैं, आप एक व्यक्ति के एक का नाम ले लिया आपने, देव स्वरूप जी का, मैं उसके पूर्व ताजा मिसाल है हमारे मैं उसके पूर्व भी जाऊंगा, अभी का नहीं है, उसके पूर्व जो आए थे वो किस प्रकार से, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वहाँ से पूर्व की राज्यपाल हमारे राष्ट्रपति लेकर आ गई थी जी, बाद में जो राष्ट्रपति हुई। मेरा निवेदन करना है कि जहाँ इस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर आप कुलपति नियुक्त करेंगे और उसके बाद अपेक्षा करेंगे कि वो किसी प्रकार की शैक्षिक या शोध संबंधी या नेतृत्व प्रदान करेगा। एक और मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा जी, ये जो पद है वो शैक्षिक नेतृत्व का है। नेतृत्व प्रदान करना है शिक्षकों को, यानी शिक्षकों का नेतृत्व होना चाहिए उस प्रकार का। उसको छात्रों का, कौन से छात्र जो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आए हैं, उनका उस प्रकार का विश्वास प्राप्त करना है। और साथ ही साथ
समाज का साथ लेना है। इसी कारण से पहले जो चयन समितियां बनती थी, उन चयन समितियों में वही आधार रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से, फिर मैं उसमें बैठा हूं, दुर्भाग्य से जब हमें कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी उस प्रकार से राजनीति से कर दी, तब कुलाधिपति की नियुक्ति अगर उस आधार पर होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम कुलपति पर आएगा। बिल्कुल। आज कुलपति, मैं फिर थोड़ा आप बोले जी जी, आज कुलपति की स्थिति आप देखिए। आज जो शासन ने 1.5 साल दे दिया, बार बार शासन इस प्रकार का, जैसे आपने कहा कि आयुक्तों को चार्ज दे देता है, 1.5 साल तक आयुक्त का चार्ज रहता है। जिस आयुक्त को एक बार यूनिवर्सिटी आने की फुर्सत नहीं मिलती, वो मैंने अपना अनुभव किया। मेरे यूनिवर्सिटी के बाद में महर्षि दयानंद में 1.5 साल तक खाली रहा। वो केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को केवल झंडा फहराने गए, अन्यथा उनके प्रवेश करने का साहस नहीं होता था। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा में हमारे साथ अब जयपुर से कृष्णा कोरानी जी जुड़े हैं। कृष्णा जी, बताइए आपकी क्या राय है आज की बहस पर? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इतने देर से आपकी न्यूज सुन रहा था, मेरे को एक बात याद आ रही है सबकी न्यूज़ों के बाद में। जी सर, मैं ये चाहता हूँ कुलपति जो व्यक्ति होता है, इस पॉलिटिक्स से इसको दूर क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सर, यही बहस का मुद्दा लेकर आज हम आए। क्योंकि अपन ये चाहते हैं कुलपति जो भी व्यक्ति होता है वो सरकारी अधिकारी होता है, या सरकारी नहीं होके भी प्राइवेट भी होता है, मगर इस चीज को देखते हुए बड़ा इसको पॉलिटिक्स से अगर बाहर रख के अगर काम करा जाए तो इसके लिए काफी अच्छा, कई हद तक स्टूडेंटों के लिए फायदामंद भी हो सकता है। शुक्रिया सर, बिल्कुल अहम सुझाव है आपका। ज्ञानदेव जी, अब मैं आपके पास आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, अगर बीजेपी सरकार, वर्तमान राज्य सरकार चाहती है कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो, तो फिर आधा दर्जन राजस्थान के विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं है, संभागीय आयुक्त को कार्यभार सौंपा गया है, और दूसरी बड़ी बात, सर्च कमेटी हो, राज्यपाल की जहां तक बात हो, प्रयास आपकी तरफ से शुरू किए जाने चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को पहल करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? और वो इस मामले में ढीले हो गए। वर्तमान जो समय है, क्राइसिस पीरियड है, सरकार बने 1 वर्ष हुआ और उस 1 वर्ष में 2 आचार संहिता लग गई हैं। बजट भी लेट आया। लोकसभा चुनाव के कारण से आचार संहिता बहुत लंबा चला, क्योंकि कई में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो लगभग 3 महीने लोकसभा का आचार संहिता रही और बजट भी जुलाई में आया, जो अभी तक बजट पहुंच रहा है डिपार्टमेंट्स में, इसलिए लेट हुआ है, विलम्ब हुआ है। वरना मंशा बिल्कुल क्लियर है, इच्छा शक्ति भी है और शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार भी करना चाहते हैं, क्योंकि कालीचंद जी मेरे अच्छे मित्र हैं, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके साथ 15 दिन में, महीने में वैसे भी औपचारिक बातचीत होती रहती है इस संबंध में। शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, कुलपति, उपकुलपति अच्छे शिक्षाविद हों और पूरा चयन और सर्च कमेटी के द्वारा हो, यह भी इच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और मैं चाहूंगा कि वर्तमान का जो पीरियड है, क्राइसिस पीरियड, वो चलिए आप छोटे से 1 साल का निकल आया, उसके बाद में आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छी व्यवस्था ही मिलेगी। चलिए हम वो भी इंतजार देख लेंगे। चतुर्वेदी जी, आप छोटे में अपनी बात कहिए, सुनील जी को भी वक्त देना। मैं एक विषय थोड़ा इस संबंध, जैसे आपने कहा है, मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो हस्तक्षेप हर विषय पर विश्वविद्यालयों में बढ़ गया है, वो प्रशासनिक हस्तक्षेप सबसे अधिक हमारी मानसिकता को प्रभावित कर रहा है। अभी जो बीच में आपने हस्तक्षेप करके कमेंट सुनाया था, उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रभावित नियुक्ति हो। नहीं, मैं प्रशासनिक हस्तक्षेप पे आऊंगा, लेकिन वो आगे आऊंगा, वो दखल अंदाजी में मैं अगले दूसरी सही अभी शब्द तीसरे दौर में बात करूंगा। वो गुलाम हो जाते हैं। मेरा तात्पर्य कहने का यह है, यहाँ मानसिकता प्रशासन की भी इस प्रकार की कार्य कर रही है। जब प्रशासन यह समझता है कि हम विश्वविद्यालय को आर्थिक संसाधन मुहैया कराते हैं, तो इस कारण से बिल्कुल चतुर्वेदी जी, मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि प्रशासन पर बात की जाएगी, प्रशासन का आज रोल है। मनोज जी हमारे साथ हैं, फिर सुनील जी से भी जुड़ूंगा। आपको उसी पे आ रहा हूं। ज्ञानदेव जी ने एक विषय रखा आचार संहिता का, लेकिन इसमें कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में बाधा उस प्रकार की नहीं आई है। मैं निवेदन करूं, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं जो लॉ यूनिवर्सिटी कही जाती है जी। 1.5 वर्ष हो गया उस कुलपति को नियुक्त हुए, आज तक उसका ये डिटरमिन नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ कि उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा।
जी बिल्कुल। ये कार्य क्षेत्र सुनील जी, न राजनीतिक ऐसे में आधार- आपसे भी मैं एक बात पूरा कर लूंगा जी सर। न राजनीतिक आधार पर होना है, ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है और उस प्रशासनिक प्रक्रिया में बिल्कुल उलझा। उस प्रकार से यूनिवर्सिटीज के जो फंड्स हैं, उन फंड्स के लिए वाइस चांसलर को चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको उनकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। ये उनकी दूसरी स्थिति है, लेकिन पहली बात कुलपति की स्थिति पर बात है कि कुलपति की जो नियुक्ति का आधार है, उस पर तो आप आ ही नहीं रहे। नहीं बिल्कुल सर, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा मैं दूसरे दौर में। पहले जो मेरा सवाल था मैं उस पर आ जाता हूं कि सरकारी दखलंदाजी की बात होती। सुनील जी, मैं इस पर जवाब चाहूंगा, तो ब्रेक पर जाकर मैं अगले दौर में जैसा चतुर्वेदी जी ने जो बात रखी प्रशासनिक दखल की, उस पर लौटूंगा। हाँ, आपकी राय जानना चाहूंगा सुनील जी। जी देखिए, बात एक है, बात मानसिकता और दृष्टिकोण की है, सभ्यता और संस्कृति की बात अभी अभी की जा रही थी। तो प्रश्न है कि मैं अभिज्ञानम शाकुंतलम के कालिदास के महाकाव्य का एक उदाहरण आपको इसमें देना चाहता हूं। कण्व के ऋषि आश्रम में शांतनु पहुंचते हैं। शांतनु को सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है। उन्हें कोई कहता है यह कण्व का आश्रम, महर्षि कण्व का आश्रम है। तो वो कहता है मुझे महर्षि कण्व से मिलना है, मगर मिलना है तो कैसे मिलना है? तत्काल रथ से उतरते हैं, 5 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं। लोगों ने कहा भाई आप रथ से भी जा सकते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो जब तक शासक का यह दृष्टिकोण नहीं हो कुलाधिपतियों के लिए, कुलपतियों के लिए, तब तक कोई मामला नहीं सुधरने वाला। और जब यह दृष्टिकोण होता है, क्षमा कीजिएगा, 67 से पहले यह दृष्टिकोण था जो अभी भी पुरुषोत्तम चतुर्वेदी साहब कह रहे थे। जब यह दृष्टिकोण होता है तो फिर उस विश्वविद्यालय के अंदर फिर सतीश चंद्र आते हैं, फिर उस विश्वविद्यालय के अंदर दया कृष्ण आते हैं, फिर उस विश्वविद्यालय के अंदर इकबाल नारायण आते हैं, फिर उस विश्वविद्यालय के अंदर आरसी मेहरोत्र आते हैं, फिर उस विश्वविद्यालय के अंदर एजी स्टॉक्स आती हैं। तो बात है कि बात दृष्टिकोण की है कि जब तक आप शिक्षण संस्थानों के उस उच्च काम को, क्योंकि बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये मोबाइल, लेकिन सुनील जी उनको तराशने की, अश्विनी पहले उनको तलाशने की बात भी मैंने उठाई थी। हाँ, एक बात सुनिए अश्विनी, देखिए ये जो मोबाइल है ये एक फैक्ट्री में बना है, ये गिलास एक फैक्ट्री में बना है। राष्ट्रों का निर्माण विश्वविद्यालय में होता है। जिन राष्ट्रों का निर्माण जिन विश्वविद्यालय में होता है, अगर उसके कुलपति अगर किसी के अनुचर अगर बना दिए जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए या कहीं किसी समाज के लिए नहीं हो सकता। और उसी का नतीजा है, देखिए इसको थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम बिल्कुल इसको अगर एक टेबल पे सोच रहे हैं, एक बार दलगत राजनीति से ऊपर उठे, क्योंकि ब्लेम गेम अगर हम करेंगे तो ठीक है, बिल्कुल हमारा मकसद वो भी नहीं है। बिल्कुल जी, अगर आप ब्लेम गेम से ऊपर उठ के अगर बात करना चाहते हैं, ब्लेम गेम का कोई कारण नहीं है सुनील जी, ब्लेम किसी ने लगाया भी नहीं है अभी तक जो चर्चा में आया है। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, हम चाहते भी नहीं, हम चाहते हैं बिना निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला तो मैंने आपको निवेदन किया कि जब तक कण्व ऋषि के मामले में शांतनु का जो दृष्टिकोण था, जब तक शासक वर्ग का शिक्षकों के लिए या कुलपतियों के लिए यह दृष्टिकोण डेवलप नहीं होगा, तब तक कोई बहुत बड़ा सुधार आने वाला, क्षमा कीजिएगा, नहीं है। तो पहली बात है मानसिकता का और दृष्टिकोण का, कि यह दृष्टिकोण लाया जाए। ये किस स्तर पर सुधार होगा? राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं लोग, और राष्ट्र के निर्माण करने वाले को अगर आप हीनता की दृष्टि से देखते हैं, अगर आप ये मान रहे हैं, देखिए अच्छी तरह समझ लीजिएगा, संस्कृति की बात चली तो मैं संस्कृति की बात ही करूंगा। हर्षवर्धन के जमाने में 6% रेवेन्यू केवल शिक्षा पे खर्च किया जा रहा था। तो अगर आप रेवेन्यू अगर आप दे रहे हैं अगर शिक्षण संस्थानों को, तो आपको बहुत बड़ा एहसान नहीं करे, वो आप अपने पास से पैसा नहीं दे रहे, वो जनता का धन है और वो जनता के राष्ट्र के निर्माण में खर्च हो रहा है। अगर किसी भी मंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी हो गई, चलिए शिक्षा के स्तर की बात हो रही है और सुधारने की बात हो रही है, अब प्रशासनिक दखल की बात करेंगे। बिल्कुल ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे प्रशासनिक दखल पर बात करेंगे, चतुर्वेदी जी से जुड़ेंगे, सुनील जी से बात पूरी करेंगे और राय जानेंगे दोनों सिंडिकेट मेंबर्स की। ब्रेक के बाद राजनीति पर आज बात हो रही है। आखिर किस तरह से राजनीति के साथ कुलपतियों को जोड़ा जाता है, कुलपतियों की नियुक्ति खासतौर पर कहां कमी रह जाती है और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चर्चा हो रही है। बाड़मेर से हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी बताइए आपका क्या कहना है? हेलो जी मनोज जी सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। हाँ सर, मेरा एक निवेदन था कि सर सरकार ने 1 साल पहले एनटीटी आंगनवाड़ी पे शिक्षक निकाला था जी, भर्ती निकाली थी सर 1148 पदों पर जी।
तो सर अभी तक वो सरकार बनने के बाद 19 जनवरी 2013 को परीक्षा थी और 17 जनवरी को स्थगित कर दी सर। बिल्कुल मनोज जी, आपकी जो बात है हम लगातार खबरों में उठाते रहेंगे। आज जो मुद्दा हमारा शिक्षा से जुड़ा भले ही है, लेकिन उच्च शिक्षा का ये मामला है। शुक्रिया बिग फैट में जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के जरिए, इस मंच के जरिए आपकी बात भी उठाएं, लेकिन फिलहाल जो मसला है कुलपतियों को लेकर प्रशासनिक दखलंदाजी हर बार बड़ा एक मसला बनकर सामने आती है और हर बार सवाल खड़े होते हैं। खासतौर पर अधिकारों के क्षेत्र को लेकर बात की जाती है, एक दूसरे के अधिकारों में दखल होते हैं। सुनील जी, आप अपनी बात इसी स्तर से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे निकलूंगा। नहीं, देखिए, मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि ये अगर कोई भी सरकार अगर शिक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है वो वास्तव में किसी पे एहसान नहीं कर रही है, तो जब तक मंत्रियों की और पूरे बजट बनाने वालों की इस मानसिकता से आप बाहर नहीं आएंगे, और अगर ईमानदारी की बात अगर आप मुझसे आप रियल सेंस में पूछें तो अगर इसको भारत व्यय के ऊपर से बाहर भी निकाल दिया जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कम से कम इस चीज के ऊपर इस टिपिकल ढंग की डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर एक इस ढंग का इनके लिए फाइनेंस जो अब यूनिवर्सिटीज के लिए, अगर इनके लिए स्मॉल सा फाइनेंस कमीशन भी डेवलप किया जाए तो मैं मानता हूं संभागीय आयुक्त को आप क्या मानेंगे? नियुक्ति संभागीय आयुक्त को दी जाती है, जैसा चतुर्वेदी जी ने जिक्र किया, बड़ा दुर्भाग्य 1.5 साल में 2 बार आते हैं, वो भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रम में। कैसे संभालेंगे वो? मैं आपको बता दूं, इससे बड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी देश के अंदर, तो ये रिफॉर्म किस स्तर पर होगा? सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, फैसला वो दोनों ही लेती है। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। देखिए, बात एक है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया कि राष्ट्रों का निर्माण शिक्षण संस्थानों में होता है, तो जहां जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो आपको इससे बिल्कुल बहुत ऊपर उठ के बात सोचनी पड़ेगी, ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। चलिए, ये पहल कौन करेगा? मैं आपको इस मानसिकता से चतुर्वेदी जी, आपके पास मंत्रियों को भी LS धर्मेश जी जयपुर से जुड़े, उनको सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। चतुर्वेदी जी बताइए। एक्चुअली सर, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से जी। यहाँ जो सर अभी डिस्कशन चल रहा है ये वीसी अपॉइंटमेंट का, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं जितने भी जी, तो उसमें सर ये कहा जाता है कि साहब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका भी दखल होगा जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर वहीं से शुरू हो जाती है जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाम से हमारे जो ये मेंबर्स हैं ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो थोपना चाहते हैं जी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि ये जो चीज है ये बिल्कुल बंद कीजिए। बिल्कुल, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। शुक्रिया धर्मेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चतुर्वेदी जी, ये जो सवाल अभी एक दर्शक का था, मैं उसको कह रहा हूँ कि रिफॉर्म किस तरह से किए जाएंगे। ठीक है, जो चीज होती आई है। देखिए, ये जो विषय है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत छोटा सा पक्ष लेकर के बात रखी है। मेरा निवेदन करना है कि सुनील जी ने जो बात कही और जो विषय चल रहा था जी कि 67 के बाद ये बिगड़ाव शुरू हुआ है। मैं 1995 से 99 6 वर्ष वाइस चांसलर रहा, जिसमें भाजपा की सरकार भी थी और कांग्रेस की सरकार भी थी। और मैं आपको इसी शासनों का निवेदन बता दूं कि मुझे एक बार भी सेक्रेटेरिएट आने की आवश्यकता नहीं हुई। मैं एक बार था, मैं किसी सेक्रेटरी से कभी नहीं मिला। मिलना था तो सेक्रेटरी ही, वो खुद इतने स्वयं इस प्रकार के थे कि वो स्वयं मुझसे आकर के बात करते थे कि आपके यहाँ के, चाहे वो वहाँ कार्यालय में मेरे में आए होंगे, चाहे मेरे निवास पर आए होंगे, या इस प्रकार से किसी कॉमन प्लेस पर आए होंगे। मेरा निवेदन कर रहे हैं कि इसको हम शासन उसके साथ न जोड़ें। मानसिकता का प्रश्न यह है, और उसी मानसिकता के अंतर्गत एक बार इसी प्रकार का अवसर भी आए थे। मैंने कहा, मैंने दोनों राज्य शासन देखे हैं, कांग्रेस का भी और उसका भी। वहाँ जब मेरे को निर्देश दिए गए कि पर्टिकुलर में काम करना है, मैंने वो मना कर दिया और मैंने साथ साथ ये भी कह दिया कि आप अगर निर्देश है तो कुलाधिपति से भेजिए, और कुलाधिपति को भी। लेकिन ये सक्षमता आज नहीं होती, क्योंकि वही बात है कि जो नियुक्ति का आधार होता है वो राजनीतिक होता है। आप किसी विचार से जुड़े होते हैं, आपको पहले सरोकार होते हैं और बाद में भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ उसी को हमको दूर करना पड़ेगा। वही रिफॉर्म की बात मैं करने जा रहा हूँ जी। राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये पूर्ण रूप से शैक्षिक और समाज परिवर्तन का विषय है। लेकिन इसका आधार कहां से सही होगा? सुधार की जगह कहां से? योग्यतम व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक क्षमताओं की दृष्टि से और साथ साथ स्वयं का उसका जो स्तर हो वो इस प्रकार का हो
कि राजनीति के व्यक्ति भी ये अनुभव करें कि भाई हमको स्वयं इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, न कि इसको बुला करके बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वही ये बड़ी बात है। तो ये जब तक हम इस प्रकार से न लेकर के और मनोनीत व्यक्तियों के माध्यम से, चाहे राज्यपाल के माध्यम से, चाहे शासन के माध्यम से किया जाएगा, तब तक यही स्थिति। सिंघल साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह की शख्सियत के लिए चतुर्वेदी जी ने जिक्र किया, वो ढूंढना सर्च कमेटी के जिम्मे होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? पहले तो मैं थोड़ा सा, आपने जो पहला विषय उठाया था कि काम क्यों नहीं कर पाते विश्वविद्यालय जी, उसका एकमात्र जो कारण है कि विश्वविद्यालयों को हम एकेडमिक ऑटोनॉमी तो दे रहे हैं, लेकिन वित्तीय स्वायत्तता हम विश्वविद्यालयों को नहीं दे पा रहे जी। और इसी कारण से हमारा जो प्रशासनिक दखल है, या हमारा राजनीतिक दखल है, या हमारा किसी प्रकार का जो और दखल कहा जा सकता है, वो बढ़ रहा है। अगर किसी व्यवस्था, एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की जानी चाहिए जो की जा सकती है। हमने एक सुझाव दिया था सरकारों को कि ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की जाए कि शिक्षाविदों से युक्त कोई ऐसा आयोग बनाया जाए जो उनको फाइनेंस करेगा। यह नहीं कि सरकार करेंगी फाइनेंस, सरकार का मुख्यमंत्री फाइनेंस करेगा या कोई किसी प्रकार से शिक्षा मंत्री फाइनेंस करेगा। ऐसा कोई आयोग बनाया जाना चाहिए और उस आयोग के अंतर्गत शिक्षाविद होने चाहिए, प्रशासन के लोग नहीं होने चाहिए। और उनके माध्यम से, लेकिन आप ये बताइए कि ये तमाम तरह के जो सुझाव हैं उन पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, किसके जिम्मे होगा? यहाँ राजनीति नहीं आती, यहाँ सरकार नहीं आती, बिल्कुल आती है, लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति नहीं आती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार की वो सुधार की गुंजाइश वहां पर ग्राउंड जीरो से शुरू होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। करेगा राज्य सत्ता का व्यक्ति, लेकिन इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। कौन कर पाएगा? ज्ञानदेव जी, ये बड़ी बात है। क्या आप इन तमाम सुधारों के लिए आवाज उठाएंगे? आप आगे आएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे और मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ फर्स्ट इंडिया को कि इस तरह की गोष्ठी आपने की है। लेकिन इस गोष्ठी के लिए ये समय बहुत कम है। इसके लिए 2 दिन 3 दिन का बिल्कुल विस्तृत रूप से गोष्ठी, शिक्षक गोष्ठी हो, जैसा भाई साहब ने बताया है। उसका स्तर सिर्फ प्रशासनिक, सिर्फ शैक्षिक न हो, आर्थिक रूप से सब जितने बहुआयामी कोने हैं उन सब कोण पर विचार करके कि किस प्रकार का कुलपति, उपकुलपति, कुलाधिपति, इस संबंध में शिक्षा को, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ऊंचा उठाया जाए। विश्व की अन्य यूनिवर्सिटी का, अपने हांगकांग और मैं मलेशिया को देख रहा हूँ कि वो एक आदर्श है वहाँ पर सर्च कमेटी का। यहाँ पर इस ढंग का, जैसे हमारे जेपी गर्ग साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा है, सुनील जी ने भी बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। तो यह 1 घंटे का नहीं, 2 दिन 3 दिन का, 4 दिन की गोष्ठी हो। हम तो आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुधार कहां से हो सकते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे। सुधार, मोहित जैन जी अजमेर से जुड़े हैं हमारे साथ। मोहित जी बताइए, क्या कहना है आपका? मोहित जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। जी सर, मैं अजमेर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, सत्र 2012-13 में। जी, हमारे विश्वविद्यालय का सर सबसे बड़ा मेजर मुद्दा ये रहा, कुलपतियों की नियुक्ति के अंदर स्थायी कुलपति तो आए, लेकिन अधिकतर कार्यभार जैसे संभागीय आयुक्तों को दे दिया जाता है। राजनीतिक नियुक्ति के मसले पर आज बहस हो रही है, बहुत अच्छा विषय है, मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा हूँ सर, ये मुद्दा उठाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक नियुक्ति अगर कुलपतियों की होती है तो इसके अंदर कुलपति फ्री हैंड होके काम भी करता है, और इसके अंदर जो सरकार का कुलपति नुमाइंदा जो सरकार चुनती है, राज्य भवन द्वारा जो कुलपति चुना जाता है किसी विश्वविद्यालय के लिए, उसको सरकार के द्वारा भी पूरा लाभ मिलता है। मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूँ। गलत सर चीज विद्यार्थियों के साथ में ये समस्या आती है कि जो संभागीय आयुक्त के पास अगर चार्ज हो जाता है तो साल भर 1.5 साल तक स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हो पाती जी। एकेडमिक मामले की संभागीय आयुक्त जो होते हैं उनको जानकारी नहीं हो पाती। बिल्कुल मोहित जी, उन्हीं रिफॉर्म्स पर बात हुई, उन्हीं सुधारों पर लगातार चर्चा हुई, लेकिन इस पूरी बहस के दौरान अब तक निकलकर जो मुद्दा आया है कि एक कुलपति को एक अच्छा नेता होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, ताकि पूरे विश्वविद्यालय के प्रशासन को, छात्रों को लेकर चले और एक इबारत लिखे, एक मिसाल पेश करे। लेकिन वो कैसे होगा और वो कहां से शुरू होगा? ब्रेक के वक्त है, ब्रेक पर के बाद जब आखिरी दौर में लौटेंगे इस पर बात करेंगे। सभी मेहमानों के साथ बने रहिए। आज हमारा सवाल आपसे था, क्या कुलपति की नियुक्ति राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से होनी चाहिए? महज 29% लोग मानते हैं कि राजनीतिक आधार पर ये नियुक्ति हो सकती है, लेकिन 71% एक बड़ा
जो मैंडेट है वो मानता है कि कुलपति को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी राजनीतिक दखल से कुलपति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर दर्शकों की ये राय है तो फिर सुधार कैसे हो, शुरुआत कहां से हो? ज्ञानदेव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है और शिक्षाविदों के लिए जो सर्च कमेटी तय करेगी और ऐसा बोर्ड, जैसा भाई साहब पुरुषोत्तम जी चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे बोर्ड वीसी हों कि जो सरकार के आदेश पर न चल करके स्वयं के निर्णय पर, स्वयं विवेक से क्या विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के लिए क्या लाभ और क्या हानि का मुद्दा है और किस प्रकार से इसको हम लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के, रिसर्च करने वालों के और विश्वविद्यालय के नाम के लिए, उसको विश्वविद्यालय किस प्रकार से नाम हो, इसके लिए काम करेंगे और बोल्डली काम करेंगे। चाहे राजनीतिक शिक्षा मंत्री हों या सेक्रेटरी हों या आयुक्त हों, उनके दबाव में आकर के नहीं, लेकिन स्वयं विवेक से जब निर्णय लेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। उसके लिए ऐसे उप कुलपतियों का चयन होना अच्छी सर्च कमेटी के द्वारा हो और पूरी गोष्ठियाँ होकर के हों। और वो सर्च कमेटी है, फिर वही मुद्दा आ जाता है। चतुर्वेदी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2002 के बाद मेरे ख्याल से कोई दीक्षांत समारोह नहीं हुआ, कोई डिग्रियां नहीं बांटी गई। 2002 की डिग्रियां पेंडिंग पड़ी है। कुलपति नहीं होते, एक छात्र के लिए सपना होता है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो एक डिग्री मिल जाए और उसको दीवार पर टाक ले, रोजगार ले ले उसके जरिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता। ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो कुलपति पर टिकी होती है, वो कैसे पूरी हो? देखिए, कुलपति तो के ऊपर तो निर्णय इसीलिए निर्भर करेगा तो कुलपति ही वो नेतृत्व देगा, लेकिन सर्च कमेटी को हमको एब्सोल्युटली फ्री करना पड़ेगा। और वो सर्च कमेटी के अंदर आज जो शासन ने प्रक्रिया अपनाई है, मुझे आश्चर्य होता है। एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं लोगों से, जिनमें एप्लीकेशंस कहा जा रहा है कि आप अप्लाई करिए, वाइस चांसलर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए। आज किस प्रकार नीतियों में चल रहे हैं हम अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शासन के प्रतिनिधि। एक प्रोविजन किया, एजुकेशन कमिश्नर होगा या फाइनेंस का, मैं पूर्व बताऊँ, उनको होगा, और उसके बाद स्थिति है कि उनको फुर्सत नहीं मिलती 5-5 साल तक आने की, और वो अपने डिप्टी सेक्रेटरी या ओएसडी को भेज देते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे याद है कि मैंने स्पेशल सेक्रेटरी आया था, उसको भी वापस भेज दिया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर आना है तो सेक्रेटरी उस कमिश्नर को फुर्सत हो तो आए। वो मैंने उससे काम होता है। हमारी मनोदशा 80 लाख रुपए सरकार ने काटे, कमिश्नर वाइस उसको चीफ मिनिस्टर को कहा और चीफ मिनिस्टर ने बुलाकर फाइनेंस कमिश्नर को कहा कि अगर इनका चल रहा है तो आप इनको पैसा तुरंत वापस दीजिए जी। वो वापस भी दिया उन्होंने। तो ये मतलब इस तरह की ये स्थिति बनानी पड़ेगी, उस योग्यता, उस आधार पर आएगी वो योग्यता, वो राजनीतिक समीकरणों से नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं सिंघल साहब आपके पास आऊँ, उससे पहले सुनील जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस रिफॉर्म की हम लगातार बात करते आए, राजनीतिक कहते हैं कि स्तर से ऊपर जाकर सबको एक साथ मिलकर इन रिफॉर्म्स पर बात की जानी चाहिए। सर्च कमेटियों की जहां तक बात है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन वाला जो अभी प्रोसेस का जिक्र किया वो नहीं होना चाहिए। तमाम बातें हमारे सामने है। इस बीच में आदर्श कुलपति कैसे निकलेगा? देखिए, बात एक है, आदर्श कुलपति की बात तो पहले तो आदर्श विश्वविद्यालयों के बारे में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात है तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक नॉलेज डिसेमिनेशन और दूसरा नॉलेज क्रिएशन। तो सच्ची बात तो है कि आप पूरे हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटियों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नॉलेज क्रिएशन में, कि वास्तव में हम नॉलेज क्रिएट कर ही नहीं रहे। और अगर रियल सेंस में अगर हमें वर्ल्ड का टॉप लीडर बनना है, दुनिया का अगर हमें नेतृत्व करना है, तो जब तक हम नॉलेज क्रिएट करने के ऊपर बहुत गंभीरता से बात नहीं करेंगे तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आप बिना बात केवल हम विश्व गुरु का कह के केवल गाल बजाने की बात करें, नॉलेज हम कोई क्रिएट नहीं करें, कोई पेटेंट हमारे से डेवलप होते नहीं। और उन सबसे पीछे जब सबसे बड़ी बात है कि विजन वाले वाइस चांसलर ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रश्न है कि विजन वाला कोई भी अगर इंसान है तो देखिए, सर्च कमेटी के अंदर एक आप रीड बिटवीन द लाइन पढ़िए आप कि सर्च कमेटी के मायने क्या है। विश्वविद्यालय का कुलपति इतना गरिमापूर्ण पद होता है कि आप उससे अपेक्षा ही नहीं रख सकते कि वो आपके आके अप्लाई करेगा। अगर अप्लाई कर रहा है तो वो उस गरिमा के अनुरूप है ही नहीं। तो इसलिए जो मूल भावना है इस सर्च कमेटी की, वो मूल भावना ये है कि वो जो सर्च कमेटी है वो एक निष्पक्ष सर्च कमेटी होगी। वो कैसे बनेगी? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो राजनीतिक दलों को इस लालच से बाहर आना होगा कि वो अपनी विचारधारा
इस माध्यम से विश्वविद्यालय युवाओं के ऊपर आरोपित करने की चेष्टा भी नहीं करें। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, इससे कोई लाभ भी नहीं होता है। अगर केवल करना है विश्वविद्यालय कैसे एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप बच्चों का एक नस्ल तैयार करे जिनके पास एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, पहली बात। दूसरी बात, उन सर्च कमेटियों के अंदर इटसेल्फ भी उन लोगों को लिया जाना चाहिए जिनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो ही नहीं। अब प्रश्न एक है, जब राजनीतिक बैकग्राउंड वाले लोग सर्च कमेटी में होंगे, बट नेचुरली मैं तो आपको अपनी बात कह रहा हूं, आप सुनील शर्मा को बना दीजिए सर्च कमेटी का मेंबर, मैं निस्संदेह किसी न किसी उस व्यक्ति को ले आऊंगा जिसका हमारे दल से कहीं ना कहीं से सिंपैथेटिक होगा, और प्रैक्टिकली भले ही कोई कितने लोग नकारें। दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर की सर्च कमेटी, बिल्कुल आदर्श की एक बात आती है इस चीज से बाहर आए कि उन्हें अपना पॉलिटिकल एजेंडा है वो स्टूडेंट्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है, और फिर आप देखिएगा सिंघल साहब, मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा आखिरी 1 मिनट में। मैं आपसे चाहूंगा विशेष रूप से 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा और एक कुशल वाइस चांसलर कैसे बने, वो बन सकता है और हैं भी। बहुत सारे वाइस चांसलर बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि क्या वास्तव में उनको उतनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की जाती है जिसकी अपेक्षा वो करते हैं। हो ये रहा है कि अच्छा वाइस चांसलर होने के बावजूद भी वो इस प्रकार के निर्णय नहीं कर पाता जो संस्था के, जैसा सुनील जी कह रहे, नॉलेज क्रिएशन तो तब होगा जब वाइस चांसलर इस प्रकार के किसी प्रकार के कार्यक्रम को अपने यहाँ पर लाने का प्रयत्न कर पाएगा, और जब तक एक नेतृत्व देने वाला व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं रखेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो पहली बात जो बहुत जरूरी है कि वाइस चांसलर्स को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, किस तरीके से वो काम करना चाहता है, किस प्रकार के निर्णय करना चाहता है, किस प्रकार का इनोवेशन करना चाहता है। अब ये हो ये रहा है कि हमारे वाइस चांसलर को कोई नवाचार करने की या तो फुर्सत नहीं है, और फुर्सत है तो उनको अधिकार नहीं है, और अधिकार नहीं होने से आज हम वही बात कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले करना चाहते थे। विश्वविद्यालयों में बहुत सारी बार ये कहा गया शिक्षाविदों के द्वारा कि इसमें नए परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि जो कुशल व्यक्ति है उसको किसी पर्टिकुलर मापदंड में नहीं मापना चाहिए। कुशलता का कोई मापदंड, मोहन सिंह जी मेहता जी के बारे में कहा जाए तो मोहन सिंह जी मेहता जी ने किसी प्रकार का कोई शोध में कोई प्रगति नहीं की थी। बिल्कुल, ये एक तस्वीर हमारे सामने है। चलिए, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, मार्गदर्शन किया हमारा और दर्शकों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चलते चलते दिलीप कुमार को याद करेंगे, उनका जन्मदिन है। नया दौर की बात हमने की, नया दौर से एक गीत आपके लिए। नमस्कार।